हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम ऐसी कंपनी के बारे में, प्राइवेट बैंकिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फर्स्ट प्राइवेट बैंक था जो कि करेंसी चेस्ट जिसने ओपन किया इन बिहाफ ऑफ आरबीआई। और ये फर्स्ट ब्रांच है जिसने एनआरआई के लिए बैंकिंग सिस्टम ऑन चालू किया जो कि 1922 नवंबर में चालू किया। तो ये और एक किसी फर्स्ट प्राइवेट बैंक है जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस जिसने प्रोवाइड करना चालू किया इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, जो कि 1993 में उसने जो बिजनेस है वो चालू किया था। और इसके जो सीईओ है वो है मुराली रामाकृष्णन। और जो फाउंड हुई थी कंपनी हुई थी 29 जनवरी 1929 में। तो ऐसी ही कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले हैं जिसकी जो सब्सिडीज है वो है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एसेट मैनेजमेंट आर्म, द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और इसॉप। ऐसी कंपनी इसकी सब्सिडीज है। ऐसी ही कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले हैं। उस प्राइवेट बैंकिंग कंपनी का नाम है साउथ इंडियन बैंक। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फॉर फर्दर डिटेल एनालिसिस ऑफ द कंपनीज। सो लेट्स बिगिन। सो साउथ इंडियन बैंक जो एक ऐसी बैंकिंग फर्म है जो कि प्रोवाइड करता है लोन रिटेल एज वेल एज कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट बैंकिंग सिस्टम में, जो पैरा बैंकिंग भी करता है जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। और जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे कि आप अगर समझ लो आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, तो अगर आप समझ लो कोई थर्ड पार्टी के थ्रू आपको वो प्रोडक्ट चाहिए थोड़े कम कम पैसे में या ईएमआई में, तो साउथ इंडियन बैंक आपको वो भी सर्विस आपको प्रोवाइड कराता है। इन एडिशन ट्रेजरी बिल का जो बिजनेस है वो भी कंपनी मैनेज करती है। और जो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस होता है जैसे कि आपको लगा कंपनी करेंसी चेस्ट में सबसे फर्स्ट कंपनी है पूरे इंडिया में जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी कंपनी अच्छे से मेंटेन कर पाती है। अब बात कर लेते हैं इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना है। तो भले ही ये कंपनी फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है, बहुत सारे इसने जो बिजनेस इसने स्टार्ट किए थे, पर कंपनी अपने आप को इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई एज़ कम्पेयर टू टाइम। फिर भी कंपनी बहुत ज़्यादा टाइम से चल रही है। तो इसका अगर हम एनालिसिस करते हैं तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है ऑलमोस्ट 1188 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बात कर ले इसका पी रेशियो कंपेयर कर ले इंडस्ट्री के पी से, तो इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो है ऑलमोस्ट 31.01 जबकि इसका पी है सिर्फ 12.6। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका जो परफॉर्मेंस है तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री, पर फिर भी इसका जो शेयर है आपको इंडस्ट्री के जो पी है उसके आपसे सस्ता मिल रहा है। बात कर ले इसकी जो बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू कंपनी की बहुत ही अच्छी है। जैसे कि देख सकते हैं कि जो कि इसकी करंटली बुक वैल्यू है ऑलमोस्ट 28.5 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू है। और बात कर ले इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी इसकी जो सेक्टर का जो पीबी रेशियो है उससे कम है। जैसे कि इस साल है सिर्फ इसका पीबी रेशियो 0.23 करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 1 रुपीज़। अब हम इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपैरिजन कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, तो कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है मार्केट में, जो कि आप देख सकते हैं 2017 से लेकर 20 तक। जो कि अच्छी बात है वो है कंपनी की जो भी रेवेन्यू है उसमें आपको इंक्रीमेंटल फेस देखने को मिल रहा है। जैसे कि 2017 में 6.56 थाउजेंड करोड़ का कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ था वो, और इस साल बढ़कर हो चुका है 8.80 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है। बट कंपनी अपने प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पा रही, जो कि बहुत ही नेगेटिव इंडिकेशन है। जो कि 2017 में था 0.39 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ और 18 में घटकर हो चुका 0.33 और 19 में 0.24 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। और इस साल पेंडेमिक सिचुएशन होने के कारण कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरकर हो चुका है 0.10 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उसमें भी आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बात कर ले कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, तो जैसे कि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी, तो कंपनी के मेन जो इन्वेस्टर्स है वो अदर पार्टीज या रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वही इसके अंदर मेन इन्वेस्टर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग के पास है 0.87%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के पास है 1.1%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डर के पास है 8.63% और अदर पार्टीज दैट इज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इसकी जो होल्डिंग है वो है 90.26% इसकी होल्डिंग है। अब हम इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपेयर करेंगे, दैट इज टॉप लाइन और बॉटम लाइन कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टॉप लाइन कंप्राइज या ऐड करते हुए मिलती है आपको इंटरेस्ट ऑन और अदर इनकम को अगर आप एडिशन करोगे तो आपको कंपनी की टॉप लाइन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि टोटल इनकम, क्योंकि इसकी सब्सिडीज भी है मार्केट में तो उसके थ्रू भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है।
तो जो कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम अर्न है वो आपको हर साल बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। जैसे कि 2019 में था 6876,000 करोड़ रुपीज़, जो कि 20 में बढ़कर हो चुका 7763,000 करोड़ रुपीज़। और जो इसकी अदर इनकम है वो भी आपको इंक्रीमेंटल फेज में देखने को मिली, जैसे कि 2018 में थी 837 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में घटकर हो चुकी थी 726 करोड़ रुपीज़, और इस साल फिर से वो बढ़कर हो चुके हैं 1045 करोड़ रुपीज़ की कंपनी की अदर इनकम में वो है। और जो कि टोटल इनकम को कंप्राइज करके वो बनाता है, जो कि 2018 में कंपनी की टोटल इनकम थी 7030 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 7602,000 करोड़ रुपीज़, और इस साल बढ़कर हो चुकी है 8800 करोड़ रुपीज़ की कंपनी की टोटल इनकम हो चुकी है। बात कर ले कंपनी बॉटम लाइन के बारे में, तो कंपनी जो बॉटम लाइन है वो हर साल आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी भले ही प्रॉफिट जनरेट कर रही है पर इतना प्रॉफिट नहीं कर पा रही जितना कंपनी रेवेन्यू बना रही है। तो जो कि आप देख सकते 2018 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 334,000 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में घटकर हो चुका है 247 करोड़ रुपीज़, और इस साल और घटकर हो चुका है 104 करोड़ रुपीज़, जो कि अच्छी बात नहीं है कंपनी की। आप जैसे कि देख सकते हैं कंपनी अपनी जो एक्सपेंडिचर है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उसके कारण जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अच्छी नहीं आ रही। जैसे कि आप देखिए 2018 में कंपनी ने एक्सपेंस किया था 5500 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 6300 करोड़ रुपीज़, और इस साल भी जो कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़कर हो चुका है 7163 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो हो चुका है। अब हम कंपनी का ईपीएस कंपेयर कर लेंगे, तो ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर कंपनी किस तरह से मेंटेन कर पा रही है। तो जो कि आप देख सकते हैं 2018 में थी 1.86 रुपीज़ की, जो कि 19 में हो गई थी गिरकर 1.37, और इस साल कंपनी ने और प्रॉफिट कम जनरेट किया इन कंपेरिजन टू रेवेन्यू, तो और कम हो चुका है और हो चुका है 0.58 रुपीज़। पर फिर भी जो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो उसको आपको मेंटेन रेशियो में आपको देखने को मिली, जैसे कि बुक वैल्यू कंपनी की जैसे कि 2018 में थी 27.66 रुपये, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 28.17, और इस साल भी है 28.49, जो कि यह बताता है कि कंपनी की जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है वो कंपनी की कांस्टेंट है मार्केट में। इसलिए कंपनी जो बुक वैल्यू उसमें आपको ज़्यादा डाउन ट्रेंड या ज़्यादा भी अप ट्रेंड आपको देखने को या फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम कंपनी के मार्जिन रेशियोज कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, तो कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया मार्केट में। तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज, जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज मतलब है कंपनी जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो कंपनी किस तरह से उसको मैनेज कर पा रही है, किस तरह से इंटरेस्ट पे कर पा रही है उसके बोरोवर्स को। तो आपको पता था नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंट जो कि 2018 में था 2.37%, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 2.18%, और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 2.38%। जो दूसरा मार्जिन रेशियो है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज आपको पता है कंपनी जो ऑपरेटिंग इनकम है उसको अगर आप कंपनी की जो रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है उसके थ्रू आप डिवाइड करते हो तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज आपको देखने को मिलता है, जो कि कंपनी के जो भी शॉर्ट टर्म लोन होते हैं उसको कंपनी किस तरह से पे कर पा रही है या कैश का फ्लो किस तरह का है कंपनी के अंदर, वो आपको बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, जो कि 2018 में था -8.11, 2019 में था -6.96, और इस साल भी -12.12% का ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का, जो कि बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंडिकेशन है कंपनी के लिए। बात कर ले कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, तो कंपनी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है इसका मतलब क्या है कि कंपनी जितने भी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है इन कंपैरिजन टू इट्स सेल्स या रेवेन्यू, तो उसके थ्रू आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पता चलता है, जो कि 2018 में था 5.40%, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 3.59%, और इस साल और कम होकर हो चुका है 1.34%। अब हम इसके रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लेंगे कंपनी किस तरह से रिटर्न प्रोवाइड कर पा रही है उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कंपनी अपने बिजनेस में जितना पैसा लगा रही है उसको, और जो कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उसके थ्रू कंपनी कितना खासा पैसा जनरेट कर पा रही है, तो वो रेशियोज हम कंपेयर करेंगे। जो कि सबसे पहला जो रेशियो है वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। इसका मतलब क्या होगा, कंपनी जितने मार्केट में इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न उनको जनरेट कर पा रही है पर ईयर। तो जो आप देख सकते हैं 2018 में था 6.69%, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 4.85%, और इस साल और घटकर हो चुका है 2.02%। के लिए कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है वो आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा इंडिकेशन नहीं है। बात कर ले कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, तो जो कंपनी के जितने भी कंपनी में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर
एक्सपेंशन के लिए, तो उस एक्सपेंशन के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न कंपनी खुद ही जनरेट कर पा रही है, क्या प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो आपको पता था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 2018 में था 1.82%, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 1.36%, और 2020 में बढ़कर हो चुका है फिर से 1.72%, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन है। बात कर ले कंपनी की रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज के ऊपर, तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज मतलब क्या हो गया, कंपनी जितनी मार्केट में एसेट्स हैं उन एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना खासा पैसा जनरेट कर पा रही है उनके एसेट्स के ऊपर, तो आपको तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज जो कि 2018 में था 0.40%, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 0.26%, और इस साल और घटकर हो चुका है 0.10%। अब हम इसके थोड़े और अदर रेशियोज कंपेयर करेंगे, तो अदर रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है या परसेंटेज रेशियो निकल कर आता है वो है कासा रेशियो। कासा रेशियो मतलब क्या, करंट कंपनी के जितने भी करंट अकाउंट होल्डर है उसके कंपैरिजन से सेविंग अकाउंट होल्डर कितने हैं, तो आपको पता है कासा परसेंटेज, जो कि अगर समझ लो कंपनी के अंदर टोटल 100 कस्टमर है तो उसके अंदर समझ लो कासा 25% है। इसका मतलब क्या, कंपनी के 100 में से 25 कस्टमर्स कौन से हैं, करंट अकाउंट होल्डर, और 75 है सेविंग अकाउंट होल्डर। तो सेविंग अकाउंट होल्डर वाले जो होते हैं उसको उनको इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है 3% या 3.5%, जो कि कंपनी के लिए एक एक्सपेंडिचर है, जो कि करंट अकाउंट होल्डर को कोई भी इस तरह का कोई पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ता, जबकि उनको एक नॉर्मल चार्ज बैंकों को मिलता है जो कि कंपनी के लिए इनकम होती है। अगर समझो कंपनी का जो कासा परसेंटेज है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, जो कि आप देख सकते हैं कि 2018 में था कंपनी का कासा परसेंटेज 23.79%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 24.20, और इस साल भी बढ़कर हो चुका है 25%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। बात कर लेते हैं कंपनी के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब क्या, कंपनी की जितनी भी मार्केट में रिस्क अटैच है कंपनी की कैपिटल के हिसाब से इन कंपेरिजन टू इट्स कैपिटल, तो वो आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो कि 2018 में था 13%, 19 में था 13%, और इस साल हो चुका है 13.41%। अभी बात कर लेते कंपनी का जो शेयर है करंटली मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है, इसका जो 5 ईयर हाई है वो देख लेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो है 6.55 रुपीज़, जो कि बहुत ही कम है। पर बात कर लेते कंपनी अगर इन फ्यूचर अच्छा कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी, कंपनी के अंदर ग्रोथ है या नहीं है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमने कंपनी जो भी फंडामेंटल्स जो भी टेक्निकल्स है कंपनी किस तरह से बिजनेस करती है वो आपको हमने बता दिया है। तो इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो आपके ऊपर ही है, कंपनी में आपको कौन से लेवल पे एंटर करना है, कौन से लेवल पे निकलना चाहिए। क्योंकि कंपनी जो आप देख सकते हैं कि आप नॉर्मल नॉमिनल चार्ज या नॉमिनल पेमेंट करके आप नॉर्मल ट्रेड इस पर कर सकते हैं, पर फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको दे पाएगी या नहीं दे पाएगी वो कंपनी के ऊपर ही डिपेंड होता है। कंपनी किस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर पाती है उसके ऊपर ही हो सकता है। पर फिर भी अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना हो तो 5.5 रुपीज़ के लेवल पे अगर आपको ये शेयर देखने को मिले तो उससे आप इसमें इन्वेस्टिंग या बाइंग का स्टार्ट कर सकते हो। तो होप करता हूँ कि आपको साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड कंपनी का जो हमने अभी एनालिसिस किया वो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।